सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए सब लोग बस फटाफट लाइव आ जाओ, बस स्टार्ट कर रहे हैं, तुरंत स्टार्ट हो रही है क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। आज शुरू करना है समुच्चय। सेट्स की बात करनी है हमें आज। इसमें सबसे पहले हमें परिचय देखना है, इंट्रोडक्शन जिसको आप कहते हो कि समुच्चय होता क्या है ये जानना है। परिभाषा, परिभाषित कैसे किया जाता है। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, ठीक, ये आज हमारा टॉपिक है। ये 3 टॉपिक हमें आज कंप्लीट करना है। क्या क्या है? परिचय है, परिभाषा है और समुच्चय का निरूपण है। इसके बाद हम प्रकार की बात करेंगे और ढेर सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं समुच्चय की उनकी बात करेंगे। तो आज जो है हम शुरू करते हैं सेट। पहला चैप्टर है आपका, जो लोग नए हैं उनके लिए भी सही है और जो लोग पुराने हैं उनके लिए तो सही है, ठीक। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि परिचय। तो एक जर्मन गणितज्ञ थे, नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था? जॉर्ज कैंटर। सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया था कि क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। और इसका यूज जो है संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आपने सुना होगा, प्रायिकता में भी यूज हो जाता है कभी कभी, ठीक। तो ये जो है परिचय रहा कि कैसा होता है, क्या होता है। जॉर्ज कैंटर गणितज्ञ थे जर्मन, उन्होंने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। और संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर हम चलते हैं, परिभाषा देखते हैं कि होता क्या है, समुच्चय होता क्या है, इस पर हम चलते हैं। चलिए तो इसको मैं हटाता हूं। तो समुच्चय जो है हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह, ठीक। यानी कि समुच्चय का मतलब हुआ समूह, और समूह किस टाइप का? तो सुपरिभाषित। अब सुपरिभाषित क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो वस्तुओं का ऐसा समूह, वस्तुओं का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट गुण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। बात समझ में आ रही है? अब केवल लिख रहे हैं, इसका मतलब भी आपको समझाएंगे। आप लोग कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। टाइम टेबल के लिए बहुत लोग परेशान हैं, तो आपको बताया गया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। 11th का मैथ तो शाम को 6 बजे होता है। हाँ बिल्कुल, शाम को 6 बजे होता है। आज एक्चुअल में संडे था, ठीक है, इसलिए आपको क्लास तो आज वैसे ऑफ रहती है, लेकिन आपको पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा एक और कह सकते हो आप, एक डिफिनेशन और होती है, ठीक।
समुच्चय, आप कह सकते हो कि समुच्चय, ठीक, वस्तुओं का ऐसा समूह होता है, ऐसा समूह होता है जिसमें वस्तुएं सुस्पष्ट एवं निश्चित होती हैं। ये सारी डिफिनेशंस अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप की डिफिनेशन है, आप इनको समझ सकते हैं, ठीक, जिसमें वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं, ठीक। तो ये हमने डिफिनेशन केवल लिखी है। अब सबका मतलब सेम है, जो तीनों डिफिनेशन हमने लिखी है सबका मतलब जो है वो क्या है, सेम है। जैसे हमने कहा भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय। तो समुच्चय का सीधा सीधा मतलब होता है समूह। और किस टाइप का समूह, तो सुपरिभाषित। अब सुपरिभाषित क्या होता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। बाकी जो हमने लिखा या करके आप दूसरा भी देख सकते हो कि वस्तुओं का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट गुण को संतुष्ट करता है, ठीक, यानी कि समूह को जिस गुण के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिस नियम के आधार पे समूह का हमने चयन किया है, उस गुण को क्या करें, वस्तुएं संतुष्ट करें, तो उनका समूह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह होता है जिसमें वस्तुएं सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित होती हैं। कहने का मतलब सुपरिभाषित होती हैं। सबका मतलब एक है, बस वर्ड जो है शब्द आपके अलग अलग यूज किए गए हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम सुपरिभाषित पे चलते हैं कि क्या होता है सुपरिभाषित। जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हटाते हैं इसको। तो सुपरिभाषित क्या होता है, तो किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेना कि वह वस्तु उस संग्रह में है अथवा नहीं। जैसे हमने कहा समुच्चय को हमने परिभाषित किया कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का समूह जो क्या हो, सुपरिभाषित हो। तो सुपरिभाषित में क्या है कि जिस वस्तु के बारे में हम समूह के बारे में बात कर रहे हैं, संग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, तो संग्रह में जो वस्तुएं हैं वो बिल्कुल क्या हो, निश्चित रूप से उनके बारे में कहा जा सके कि जो जिस नियम से संग्रह बनाया गया है उस नियम के अकॉर्डिंग वो वस्तु उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी कि अगर उस नियम के अकॉर्डिंग वह वस्तु है तो है और नहीं है तो नहीं है, ये निश्चित होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। हमने कहा कि जिस समूह की आप बात कर रहे हो, जैसे ये समूह है, ये कोई ए समूह है, ठीक। अब हमने कहा कि इसमें कुछ वस्तुएं रखी गई हैं, ABCD और एक वस्तु बाहर। तो कहने का मतलब ये क्या है कि जिस नियम पे ये बनाया गया समूह, ठीक, ABC और D इसको फॉलो कर रहे हैं इसलिए इस समूह में है, और E फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए क्या है, समुच्चय के बाहर है, इस समूह के क्या है, बाहर है। तो जो भी वस्तु है उसके बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके बारे में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि वो संग्रह में है अथवा नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरिभाषित कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बताइए इसमें कोई समस्या है किसी को, इतने में कोई समस्या है सुपरिभाषित जो हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है, जल्दी से आप बता दो। जल्दी से आप बता दो, कोई समस्या है, ठीक है, चलिए कोई समस्या नहीं है। तो हमने कहा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, भारत की नदियों का समुच्चय, ठीक। तो भाई कुछ नदी ले लेते हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ठीक, उसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है,
नर्मदा है, ठीक, कावेरी है, कृष्णा नदी है, और एक को रख लेते हैं नील नदी, ठीक। तो हमारा जो नियम है वो क्या है, भारत की नदियों का समुच्चय बनाना है। तो आप सपोज करो कि ये नदियों का समुच्चय ए मान लेते हैं, ये समूह है हमारा। तो इसमें जो है ये सारी नदियाँ रखी जाएंगी केवल इसको छोड़ करके। देखो नील नदी इंडिया की तो है नहीं भाई, नील कहाँ की है, मिस्र में बहती है, अफ्रीका आप कॉन्टिनेंटल कंसीडर कर सकते हो, ठीक। तो नील जो है इस वस्तुओं में नहीं आएगी। हमने एकदम क्लियर कट निश्चित रूप से निर्णय लेना, एकदम निश्चित रूप से निर्णय लिया कि ये नदी इसमें नहीं शामिल होगी। बात समझ में आ रही है। तो इनका जो समूह है, ठीक, वो समुच्चय है, वो समुच्चय है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आप समझने की कोशिश करो, हमने कहा गंगा भारत में है, तो गंगा भारत में है, आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है, ठीक। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारत की नदियाँ हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। विश्व के 5 महान या विख्यात, आप कह सकते हो विख्यात, ठीक, वैज्ञानिक या गणतज्ञ, कुछ भी आप लिख सकते हो, वैज्ञानिक, ठीक, विश्व के 5 विख्यात वैज्ञानिक, ठीक है। तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझने की बात है कि हो सकता है कि जो क्राइटेरिया हम मान रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा कि एडिसन ने बल्ब खोजा तो विख्यात है। आप कहोगे कि जेम्स वाट ने इंजन खोजा इसलिए विख्यात है। तो हमारा मानक अलग है और आपका मानक अलग है, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ठीक। हम जिस क्राइटेरिया को फॉलो करके 5 विख्यात वैज्ञानिकों के नाम बता रहे हैं, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, ठीक। तो ये सुस्पष्ट नहीं है, जो हमने डिफिनेशन लिखी ये सुस्पष्ट नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। मतलब हमारा मानक कुछ और है, आपका मानक कुछ और है। बात समझ में आ रही है कि यह समुच्चय क्यों नहीं है, ठीक। तो विश्व के 5 हमने कहा विख्यात वैज्ञानिक, तो आप ढेर सारे नाम गिना सकते हो, हम भी गिना सकते हैं, लेकिन दोनों लोगों की सोच एक हो ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है, यानी कि सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिए। किसी को कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो जल्दी से आप कमेंट कर दो। क्या कह रहे हैं आप लोग? अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 11th-12th की मैथ की बुक बदल जाएगी, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी उसके लिए भी आपको एक वीडियो दिया जाएगा कि क्या कैसे हुआ, ठीक है। आशीष सर आपको आके समझाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो आप धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। और इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। और सर सुबह में या शाम में 6 बजे? शाम को 6 बजे, ठीक है। सुबह 6 बजे मैं सो के नहीं उठ पाता, ठीक है। और क्या भाई, कौन सी बुक से पढ़ाते हैं? तो मेरे पास ढेर सारी बुक है, आपको जो अच्छी लगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ढेर सारी बुक्स हैं, उसमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। टाइम बताया गया ना, शाम को 6 बजे, ठीक है। ये तो आज संडे है, ठीक है, तो शाम को थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए अभी पढ़ा दिया गया। वैसे संडे को छुट्टी रहती है लेकिन मैं पढ़ा दिया। हाँ, क्लास रोज चलेगी, ठीक है। तो सर थोड़ा इंग्लिश में बताइए। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में भी बताएंगे, ठीक। चलिए, तो समुच्चय को जो है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने डिफिनेशन की बात की,
ठीक है। अब बात आती है निरूपण की। ठीक, तो निरूपण से पहले थोड़ा सा हम समुच्चय को समुच्चय एक्चुअल में दो विधियों के द्वारा निरूपित किया जाता है, लेकिन उसके पहले हम समुच्चय को जान लेते हैं थोड़ा सा। तो समुच्चय को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, इस तरह से जो भी लेटर आप लेना चाहें आप कंसीडर कर सकते हैं, और ये पूरे के पूरे समुच्चय या समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है। उसके बाद जो वस्तुएं थी, हमने समुच्चय को डिफाइन किया था कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है। तो जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, जो आपकी वस्तुएं हैं भिन्न भिन्न वस्तुएं, ठीक, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ठीक है। तो आप जनरली समझने के लिए ये कह सकते हो कि दो पार्ट में होता है, समुच्चय दो पार्ट में होता है। एक जो पूरे समुच्चय को निरूपित करता है, जैसे ABCD हमने कैपिटल लेटर लिया, और दूसरा होता है उसका पार्ट जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, यानी कि एलिमेंट सब मिला करके आप समुच्चय बनाते हो। तो एक पार्ट वो हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है। और अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अवयव बोले तो एलिमेंट, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक। तो इनको क्या करते हैं? छोटे अक्षरों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए हो गया, बी, सी, डी, ई, इस तरह से। ठीक। अब ऐसा नहीं है कि 1 2 दिया हुआ तो उसकी जगह भी आप ABCD लिखने लगो, या किसी का नाम दिया है तो ABCD लिखने लिया करो। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये छोटे और ये क्या है? बड़े। बात समझ में आ गई इतनी? ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा रहा। आगे चलें। कोई समस्या है किसी को? जल्दी बताओ, किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करो। चलिए, तो आगे जो बात करनी है वो कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय हैं जिनके लिए हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि कह सकते हो कि पर्टिकुलर ABCD में से कुछ पर्टिकुलर लेटर्स लेकर के हम उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो आप कह सकते हो कुछ विशेष समुच्चयों का निरूपण। ठीक। कैसे किया जाता है? तो जैसे अगर हमें कहे सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक। तो भाई नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, तो उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने कहा कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर। ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल N अगर आपको दिखे। ऐसा नहीं है कि आप A लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये भी मत सोचना। जैसे क्वेश्चन में कहा कि सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय निरूपित कीजिए। ठीक है। तो आपने कहा कि हम N नहीं लिखेंगे, A लिखेंगे, तो आप A भी लिख सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस एक जो प्रचलन में है, जो ट्रेंड में है, तो क्या लिखा जाता है? कैपिटल N लिखा जाता है। आप लिख सकते हैं, अच्छा लगता है देखने में थोड़ा सा। बाकी आपका जो मन कहे, जो लेटर आप लेना चाहो कुछ भी ले सकते हो। ठीक। बात समझ में आई? सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक। तो इसको होल नंबर कहते हैं, इसलिए आप कैपिटल W यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ठीक।
उसके बाद आप कह सकते हो सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक। तो इसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है पता नहीं, ठीक है, z इसके लिए पर्टिकुलर यूज किया जाता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इसको q से लिखते हैं, इसको किससे लिखा जाता है, q से लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक। सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक। तो इसको कैपिटल I से लिखा जाता है, इर्रेशनल, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको आप कैपिटल R से लिखते हो, रियल नंबर। बात समझ में आई। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी में अगर धनात्मक है, जैसे सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसी पे आप प्लस या माइनस लगा सकते हो, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक। तो इसी को आप z प्लस लिख सकते हो, z प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा, सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। ऋणात्मक कहता, अगर ऋणात्मक कहता तो इसी को हम क्या लिखते, z माइनस। इसी तरह से सबके लिए आप प्लस माइनस लगा सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे चलते हैं, आगे बात की जाए। इतने में किसी को समस्या हो तो बताओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए तो इसमें आगे चलते हैं, और आगे जो देखना है, तो हमने कहा कि समुच्चय में जो है दो चीज़, एक समुच्चय और दूसरा उसका अवयव, ठीक। एक तो पूरा का पूरा समुच्चय या समूह, और दूसरा उसमें क्या, निहित अवयव, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहें, हमने कहा कि अब मान लो जैसे समुच्चय A में, समुच्चय है कोई कैपिटल है, ठीक, में एक अवयव यानी कि एलिमेंट जिससे मिल करके ये बना है, एक अवयव A है, A क्या है, A है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A बिलोंग्स टू A। इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, A बिलोंग्स टू A, संबंधित है, संबंधित है, ठीक। ये एप्सिलॉन है, ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, उसका यूज किया जाता है, बिलोंग्स टू, संबंधित है। अगर A एक अवयव है कैपिटल A समुच्चय में, तब बात समझ में आ रही है। इसी तरह से दूसरा आप समझ सकते हो, समुच्चय A में अवयव B निहित नहीं है, यानी कि जिस नियम पे समुच्चय A बनाया गया है उस नियम को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें ये नहीं होगा, और नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, B डज नॉट बिलोंग्स टू A। बीच से एप्सिलॉन को हम क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक, बिलोंग्स टू, संबंधित नहीं, संबंधित नहीं है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात बोलो भाई। बिलोंग्स टू यानी कि संबंधित नहीं है, ठीक। तो ये दो तरीका, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इसी के आधार पे हम ये देखेंगे कि समुच्चय को हम कितने विधियों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सब कुछ सही चल रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम?
हाँ बिल्कुल सृष्टि जी, डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू। ठीक, अब आगे जो देखना है, समुच्चय निर्माण समीरूपण की विधियां। ठीक, समुच्चय निरूपण की विधियां, कितने प्रकार से हम समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। तो समुच्चय निर्माण की जो है समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। ठीक है, समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं, दो विधियां। ठीक, पहली विधि तालिका विधि, तालिका विधि कह सकते हो, सारणीबद्ध कह सकते हो, सारणीबद्ध या ठीक सूचीबद्ध विधि या नियम, जो आप कहना चाहो। ठीक, ये पहला, तीनों सेम है। ठीक, तो इस तरह से आप कह सकते हो, इसको हम टेबुलर बोलते हैं, टेबुलर लिस्टिंग, लिस्ट बनाना, सारणीबद्ध करना, लिस्टिंग, या आप कह सकते हो रोस्टर विधि। ध्यान रखना, रोस्टर विधि हिंदी में भी लिख के आ जाता है, रोस्टर विधि। ठीक, आपको यही दिखेगा, रोस्टर विधि। ये दोनों बहुत कम दिखते हैं, क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि, तरीका, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, बात समझ में आ रही है। दूसरा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, तो इसको हम प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं, या आप कह सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखना, सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म। ठीक, ये दिखेगा आपको, मेन इसमें क्या दिखेगा, ये वाला। बात समझ में आ रही है। रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, या सेट बिल्डर मेथड आप लिख लो, फॉर्म क्या, मेथड लिख लो। बात समझ में आई, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, इतनी दो विधियां हैं, एक रोस्टर और दूसरा सेट बिल्डर, इसी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ किसी को कोई समस्या हो यहाँ तक, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, सभी को नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते, जल्दी बताओ आप। निरूपण को रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हर्ष शर्मा जी क्या पूछ रहे हैं सर, प्रकट संख्या परिमेय पूर्णांक में कौन सी संख्या आती है। आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बफरिंग नहीं, ऐसी समस्या तो नहीं है। चलिए सृष्टि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलें, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला देखते हैं रोस्टर रूप या सूचीबद्ध विधि, जो भी। चलिए पहला देखते हैं हम, रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि।
तो सूची विधि, इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड। तो क्या होता है, तो इसमें होता ये है कि सभी अवयवों, समुच्चय है तो उसके अवयव होंगे, ठीक है, सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध करने का मतलब एक सीरियल वाइज उनको रखा जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे लिखा जाता है, और अभी हम एग्जाम्पल लेंगे इसका। दूसरा, अवयवों को अर्धविराम, अर्धविराम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कॉमा, ठीक, अर्धविराम के द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, कॉमा लगाया जाता है सबके बीच में। बात समझ में आ रही है। और तीसरा, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट, सभी अवयवों को, सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में, मझला कोष्ठक बोले तो कर्ली ब्रैकेट जिसको आप कहते हो, कर्ली ब्रैकेट समझते हैं ना, में लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा कि सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब एक लाइन में उनको लिखा जाता है अवयवों को। फिर सबको क्या किया जाता है, कॉमा के द्वारा हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक। समुच्चय के अवयवों को लिखकर कॉमा लगाकर लिखते हैं, हाँ बिल्कुल वही चीज़ देखिए हमने भी लिखा है, ठीक है, राम त्रिपाठी जी। और सभी अवयवों को कहाँ हम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है। कौन सा ब्रैकेट, ये वाला, सबने देखा होगा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। सबको कहाँ सभी अवयवों को किस में लिखा जाता है, तो मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो इसको हटाता हूं मैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझना चाहें, ठीक, तो हम कह सकते हैं 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय। आप कुछ भी ले सकते हो, 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। और इसको हमें रोस्टर मेथड से लिखना है। किस मेथड से लिखना है, रोस्टर मेथड से, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सब लोग जो है सम संख्या जानते ही होंगे, कौन कौन सी होंगी बस ऐसे ही लिख के हमें बता दीजिए थोड़ा सा जल्दी से। आप लोग 10 से कम सम संख्याएं आप जल्दी से लिख के बताओ, देखिए कितने लोगों का सही होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, जल्दी बताओ, जल्दी सभी लोग बता दें। 2 4 6 8, किसी का इसके अलावा तो नहीं आ रहा है? हाँ ठीक, चलिए चलिए हम मान गए कि आप लोगों को सम संख्याएं पता है। तो हमारे जो हमारा समुच्चय है, हम मान लेते हैं कोई समुच्चय ए है, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना फ़ोन है भाई, सबको अपने अपने मन से टाइप करना है तो कुछ भी टाइप कर दो, क्या करना है, स्वतंत्र भारत के नागरिक हो। तो धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक। तो हमने मान लिया कि ए जो है ऐसा समुच्चय है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, धनात्मक सम संख्याएं, ठीक। अब इनके एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो कह रहा है कि 10 से छोटे होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 6 और 8। 10 आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 10 से कम कह रहा है। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो क्या है, धनात्मक सम संख्याएं और 10 से
छोटी है, बिल्कुल निश्चित है, सुपरिभाषित है, देख लो। ये हमारे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कहा गया कि इनको कॉमा के द्वारा हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कॉमा लगा दिया भाई, और इनको मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये हुआ हमारा कौन सा मेथड, रोस्टर मेथड। बोलो आई बात समझ में? किसी को कोई समस्या है? जल्दी बताओ। ये हुआ रोस्टर मेथड। ठीक, तो एक इसमें नोट है, आप नोट लिखने के लिए तैयार हो जाएं जल्दी से। कोई समस्या हो तो बता दो। तो सूची रूप में, यानी कि रोस्टर मेथड के द्वारा, ठीक है, समुच्चय को निरूपित करते समय, ठीक, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। दोबारा नहीं लिखा जाता है। दोबारा नहीं लिखा जाता है किसी भी अवयव को। ध्यान रहेगा, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जल्दी से लो। हो गया? चलिए हटाते हैं इसको। तो एग्जाम्पल है स्कूल, स्पेलिंग सही लिखी हुई है, SCHOOL। शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समूह, अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो मान लेते हैं कि समुच्चय क्या है, ए है। अब आप ये मत कहना कि हमेशा ये मान लेते हैं, आप भी कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए, तो ए है। अब इसके जो एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे, वो मझले ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो एस लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, एच लिखा जाएगा, ओ लिखा जाएगा और एल लिखा जाएगा। यहाँ पे ओ जो है 2 बार आया है, लेकिन ध्यान रखना आप एक ही बार लिखोगे। जब समुच्चय लिखोगे तो एक ही बार लिखोगे। अब आप कहोगे कि हमने तो कहा कि इनको छोटे लेटर से लिखा जाता है। ठीक, लेकिन ध्यान रखिए, हमें ऐसे दिया हुआ है, सब किस में लिखा हुआ है, कैपिटल में। कह रहा है कि प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, उसने फिक्स कर दिया है, तो इसको हम छोटा नहीं कर सकते। जैसा दिया हुआ है वैसा ही लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो जो नोट लिखा, ठीक है, SCHOL, हाँ, जिन लोगों ने लिखा है सबका सही है। बस दोबारा आप ध्यान रखिएगा कि एक लेटर को आप दोबारा एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है, बात क्लियर है एकदम यहाँ तक? तो एक मेथड हो गया, दूसरे पे चले। कोई समस्या हो तो बता दो, जल्दी से बताओ। कोई समस्या है किसी को? नहीं, जल्दी कमेंट करो भाई, किसी को कोई समस्या है? हाँ, जितने लोग आंसर दे रहे हैं सबका सही आ रहा है। जल्दी बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। नो डाउट? चलिए, अच्छी बात है, नो डाउट तो। लेकिन अक्षय कुमार जी, डाउट की स्पेलिंग सही लिखिए। ठीक है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है साथ में। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका जो है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म।
मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, या गुण विधि, जो भी आप कह लो, ठीक। तो यहां से इनकी बात करनी है। तो हमने कहा कि समुच्चय जो बनाया जाता है, अब ध्यान से समझना, समुच्चय जो बनाया जाता है वो किसी न किसी गुण को ध्यान में रखकर हम बनाते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को जो जो वस्तुएं या जो जो एलिमेंट फॉलो करते हैं वो समुच्चय के अंदर होते हैं और जो फॉलो नहीं करते हैं वो समुच्चय के बाहर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसी को गुण विधि कहा जाता है। जो गुण से बनाया गया वही गुण ध्यान में रख कर के हम अवयव अपने सेलेक्ट करते हैं, इसलिए गुण विधि कहा जाता है या समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है। समुच्चय निर्माण का मतलब हम समुच्चय किस प्रकार से निर्मित कर रहे हैं, तो उनके गुण में ध्यान, उनके गुण को ध्यान में रखकर, जिस गुण पे समुच्चय बनाया जा रहा है उस गुण को हम ध्यान में रखेंगे और उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम सेट बिल्डर यानी कि समुच्चय निर्माण विधि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक गुण सर्वनिष्ठ होता है। सर्वनिष्ठ होने का मतलब कॉमन होता है, सब में उपस्थित होता है। बात समझ में आ रही है? जो आप कह सकते हो जो समुच्चय के बाहर उपस्थित अवयव में नहीं होता है। ठीक, तो जो समुच्चय के अंदर है उनमें एक गुण सभी अवयवों में कॉमन होगा। ऐसे ही अवयव रखे जाएंगे जिनके गुण क्या होंगे, एक समान होंगे। ठीक, और जो बाहर होंगे उनके गुण वैसे मैच नहीं करेंगे, तो उसी गुण का हम यूज करेंगे। तो कैसे लिखा जाता है, तो कोई आप एक सेट मानते हो, एक वही सेम तरीका समुच्चय मान लेते हो, ए बी सी जो भी मानना है। उसके बाद जो लिखा जाता है वो मझले कोष्ठक में, जो लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक जो है आप चर कंसीडर करते हो, वेरिएबल मानते हो। ठीक, एक्स माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्स। ठीक, अब इसी एक्स को हम वो गुण देंगे जिस गुण पे समुच्चय क्या हुआ है, बना हुआ है। तो एक सिंबल यूज किया जाता है ये, ठीक, इसको कॉलन बोलते हैं। आपने देखा होगा, ठीक, जैसे कहीं कहीं एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो टॉपिक का नाम लिखा रहता है, चैप्टर का नाम लिखा रहता है, जैसे जलवायु, और ये सिंबल आपको लिखा रहेगा और आगे फिर और लिखा रहता है मौसम, ऋतुएं, तमाम ढेर सारी चीज़ें। ठीक है, या आप कह सकते हो ऋतुएं और कॉलन लगा रहता है यहाँ, बसंत, ग्रीष्म, शीत, ठीक है, ढेर सारी, शरद, इस तरह से। तो ये सेमी कॉलन जो लगा है, कॉलन जो लगा रहता है, ठीक है, इसको हम इस प्रकार है कि, क्या पढ़ते हैं, इस प्रकार है कि x सच दैट x। ठीक, अब x क्या है, यही यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, यही गुण हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलिए हटाते हैं। हाँ, इसको आप सच दैट कहते हो। ठीक, इस प्रकार है कि सच दैट। ठीक है, इंग्लिश में ये, हिंदी में ये। चलिए, तो इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक, तो अगर इसको रोस्टर मेथड से लिखना चाहें तो एक सेट ए मान लेते हैं और जो जो स्वर हैं भाई, क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू। तो ये हो गया रोस्टर मेथड। ये कौन सा तरीका है,
रोस्टर मेथड। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सेट बिल्डर की। हम बात किसकी कर रहे हैं, सेट बिल्डर की, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं ए है, तो हमने कहा कि एक वेरिएबल एक्स मानते हैं, सच दैट, क्या लिखते हैं, सच दैट एक्स। अब यक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आगे। यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। खत्म, बात समझ में आ रही है। देखो ये सेट बिल्डर हो गया, ये रोस्टर हो गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा जो एलिमेंट थे उनको लिख दिया, हमें पता था ए ई आई ओ यू, पांचों रख दिए, कॉमा लगा दिया, मतलब कोष्ठक लगा दिया भाई। यहाँ पे क्या है, हमने एक चर माना, ठीक, एक्स माना, सच दैट। अब एक्स को एक्सप्लेन किया कि यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है, तो इस एक्स की जगह पे जितने स्वर होंगे बारी बारी से वो आना शुरू करेंगे। अगर इसको हमें इसमें बदलना है तो पहला स्वर एक्स की जगह पे ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा और यू आएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी क्या थी, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं वही यहाँ पे रखे जाएंगे, इसके अलावा जो स्वर नहीं है वो समुच्चय से बाहर है। तो सब में एक गुण कॉमन है और वो क्या है, स्वर होना, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होना। बात समझ में आ रही है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह से इनको लिखा गया, उनकी प्रॉपर्टी का यूज किया गया। क्लियर है बात। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान आ गया, सुनो। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक। तो क्या लिखा, ए समुच्चय माना, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस सिंबल को हमने कहा पढ़ा जाता है सच दैट, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, एक्स इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बात समझ में आ रही है। दूसरा, इसी सिंबल को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसी सिंबल को आप चेंज कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ऐसे ध्यान देना, एक लाइन ड्रॉ की जाती है और फिर यहाँ यक्स लिखा जाता है और सेम जो गुण है वही लिख दिया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक। और इसको जो है व्हाइल पढ़ते हैं, जबकि, क्या पढ़ा जाता है, जबकि। एक्स किस प्रकार है, तो ऐसा है। दोनों तरीका है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि सच दैट और दूसरा व्हाइल। मेन जो है, मोस्टली जो है आप सच दैट यूज करते हैं, तो आप इसी को जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोनों सही है, ये भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए हटाते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, दोनों सिंबल अगर मिल जाए तो आप ये मत सोचना कि ये मिसप्रिंट हो गया है। तो रोस्टर विधि जब पढ़ा था, ठीक, तो एग्जाम्पल लिया था 10 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक। तो रोस्टर विधि से लिखा था, ए मान लिया था 2, 4, 6 और 8। इसी को अगर सेट बिल्डर से लिखें तो ए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ठीक। एक धनात्मक सम संख्या,
क्या लिखेंगे, एक धनात्मक सम संख्या, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 लेस देन आर इक्वल टू x और लेस देन 10। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि x जो है वो 10 से छोटा है और 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है। 2 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, 2 के बराबर हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। x की लिमिट जो हमने लगाई, हमें क्या चाहिए, 10 से कम। हमारा क्वेश्चन था 10 से कम धनात्मक सम संख्या, तो हमने x को एक धनात्मक सम संख्या माना और उसके ऊपर लिमिट क्या लगाई कि x जो है 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, लेकिन x जो है 10 से क्या है, छोटा है। ठीक, तो वही संख्याएं कंसीडर की जाएंगी जो 2 के बराबर और 10 से क्या होंगी, छोटी और धनात्मक सम संख्या होंगी। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये 2 विधियां, इन्हीं का यूज किया जाता है समुच्चय निरूपित करने के लिए। अब जो समस्या है, अब आप बताइए, सुन रहे हैं, आज तक की क्लास यहीं तक थी। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें तमाम अभी बची हुई है, प्रमेय है, इन पर ढेर सारी चीज़ें। तो वो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम पढ़ते चलेंगे। हाँ बिल्कुल, दोनों का मतलब एक ही है, उसमें कोई सोचना नहीं है। सच दैट और वाइल दोनों एक ही है, बस हमने सिंबल बताया कि एक जगह आप लाइन ड्रॉ करते हो, एक जगह 2 पॉइंट लगाए जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है, कुछ पूछना है? आज की क्लास बस ऐसे ही, संडे था इसलिए, ठीक है, बाकी आपकी टाइमिंग वही रहेगी, शाम को 6 बजे वाली ही। हाँ, आज मैथ बिल्कुल पहले चैप्टर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है सर, वीडियो प्लेलिस्ट से क्यों हटा दिया गया, ये तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अभी चलिए हम बात करेंगे तो आपको रिस्पांस उसका दिया जाएगा। कन्या कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिजिक्स की क्लास कब होगी? तो फिजिक्स की क्लास जो है आपकी वो हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाए। ठीक है, या आशीष सर आपसे इंटरेक्ट होने के लिए आएंगे, वो बताएंगे। ठीक है, नहीं तो कल तो अपने टाइम पे रहेगी। केमिस्ट्री की क्लास नहीं, आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। ठीक है, हर्ष शर्मा जी, नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है। नेचुरल नंबर का मतलब जो हम गिनने के लिए यूज करते हैं, और हमेशा गिनने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट होता है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, चलिए, तो सभी को बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और सेफ रहिएगा, पढ़ते रहिए। ठीक है, जो समस्या है उसको आप पूछते रहिए। ठीक, चलिए, तो फिर आपसे कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।